हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एक्सक्लूसिव में। आज हम पढ़ेंगे कार्बन फ्री रेडिकल दैट इज ए इंटरमीडिएट। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन, नेचर, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस, इन टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेफिनेशन, कि कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है या फिर फ्री रेडिकल क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल देखिए, जब किसी एटम या एटम्स के ग्रुप पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो या कोई ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है ना। और अगर यही फ्री रेडिकल, यही कंडीशन अगर कार्बन पे प्रेजेंट होगी, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि सारे जो कंपाउंड्स है वो कार्बन से मिलकर बने, तो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे दैट इज चाहे कार्बोकैटायन हो, कार्बो एनायन हो या फिर फ्री रेडिकल हो, तो उनके अंदर जो भी चार्ज आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो भी फ्री रेडिकल स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी, कार्बन पे बनेगी। और कार्बन पे बनने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है ना। तो अगर हम इसे सिंपली अगर देखें तो क्या होता है, दैट इज हमारा कार्बन और इस पे ये अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स और एटम्स हो सकते हैं, है ना। तो और ये क्या है, हमारा ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन जो कार्बन पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये तो जनरल इसकी डेफिनेशन हुई। अब हम इसकी बात करते हैं नेचर। अब देखिए, चूंकि इसके ऊपर क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करेगा, एक पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे इसकी नेचर की। अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। देखिए, इस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए अगर हम काउंट करें तो 2, 4, 6 और 7। तो टोटल अगर इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर हम बात करें, आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो कि पी कक्षक के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज ए पी कक्षक। और इसकी 3 वैलेंसी। ठीक है ना। जो भी किसी भी एटम के द्वारा ये क्या होगा, बॉन्डेड होगा, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, प्लेनर। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये प्लेनर होती है। और अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये। तो ये बात हुई हमारे इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी देखिए क्या होता है कि इस वर्ल्ड में एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं वो सब क्या करती है, स्टेबिलिटी पाना चाहती है। स्टेबिलिटी मतलब हम फ्री रेडिकल के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा कार्बन है इसके पास क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके अंदर टोटल वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर ऑक्टेट रूल अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल या एटम है ना, वो हमेशा कंप्लीट अपनी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। जब तक वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते तब तक वो क्या होता है, ऑक्टेट रूल्स वो फॉलो नहीं करता है, तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, हाईली रिएक्टिव भी होगा। और अगर इसको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आने चाहिए, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो अगर हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें तो वो वाले ग्रुप्स अगर ये किसी और एटम के साथ में या कोई ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो वाले ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे वो क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। और अगर वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स की कमी कर देंगे, वो क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को और कम कर देंगे। तो अगर हम बात करें तो हमने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा डिलोकलाइज्ड होते हैं उसके अंदर हमारे उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि बात करें तो रेजोनेंस, जिस भी कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर अगर रेजोनेंस होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और इंडक्टिव इफेक्ट, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो वो भी क्या करता है, स्टेबिलिटी अगर हमारे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा कंपाउंड या मॉलिक्यूल ले रखा है। अगर हम इससे फ्री रेडिकल की बात करें
तो इसके अंदर क्या है, अगर हम प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो वो क्या करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, और अगर यही हम माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे तो क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा तो इसका ऑक्टेट और भी कम हो जाएगा। मतलब ये ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं कर पाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी और ज्यादा हो जाएगी। होने की वजह से अगर माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगाएंगे तो वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करके इसकी स्टेबिलिटी को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो रेजोनेंस में तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट जो शो कर रहे हैं उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स अगर इसके साथ जुड़े हुए हैं तो उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमने देखे तो हमने सबसे पहले लिया है कार्बन फ्री रेडिकल के साथ में हमने 3 फिनाइल ग्रुप अटैच किए। इसमें हमने 2 फिनाइल ग्रुप अटैच किए, इसके अंदर 1 फिनाइल ग्रुप और इसके अंदर हमने डबल बॉन्ड लिया है। ठीक है, तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो 3 फिनाइल ग्रुप हमने अटैच किए हैं, बेंजीन रिंग जो हमने अटैच की है, उनके अंदर क्या होगा, ये जो कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। डीलोकलाइजेशन कहाँ का होगा, इस बेंजीन रिंग में, इस बेंजीन रिंग में और इस बेंजीन रिंग में। डीलोकलाइजेशन होने की वजह से इसको डीलोकलाइजेशन होने के लिए 3 बेंजीन रिंग मिल रही है, तो इसका डीलोकलाइजेशन क्या होगा और इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो दोनों क्या होगी, बढ़ जाएगी। हम जानते हैं कि जैसे जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अगर जितना ज्यादा डीलोकलाइज होता है तो उसकी जो जितना डीलोकलाइज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज्ड होने के लिए 3 स्ट्रक्चर मिल रही है बेंजीन रिंग की, और अगर हम यहाँ बात करें तो इसका डीलोकलाइजेशन इनकी तुलना में कम होगा। और अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक बेंजीन रिंग होने की वजह से इसके अंदर इन दोनों के कंपेयर में इसका जो रेजोनेंस की स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, कम बनेगी। और अगर हम इस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की बात करें जिसके अंदर अल्टरनेट पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे सिर्फ इसको डीलोकलाइज्ड होने के लिए सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिर्फ ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो जिसके अंदर जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसके अंदर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल ट्राइफिनाइल वाला, फिर डाइफिनाइल, फिर फिनाइल, और फिर एलाइलिक पोजीशन पे जो रेडिकल प्रेजेंट है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमारे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है टर्शरी का, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये है प्राइमरी, और ये है मिथाइल। अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हमारा क्या है, टर्शरी के अंदर जो 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि क्या शो करते हैं, हमें पता है CH3 ग्रुप का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट। इसके अंदर क्या है, 2 CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें सिर्फ एक, और इसमें किसी भी टाइप का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। कंपाउंड या ग्रुप एटम के ऊपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने की वजह से इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और ये क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसके साथ में 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है, और इसके पास एक भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ। तो क्या होगा, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, टर्शरी वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल ग्रुप। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो टर्शरी फ्री रेडिकल जो है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी फ्री रेडिकल की, फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल की। ये बात हुई प्लस आई इफेक्ट की, या वो वाले ग्रुप जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम माइनस आई ग्रुप पर जुड़ा हुआ हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 के साथ में हमने फ्री रेडिकल के साथ में हमने क्या किया, एक क्लोरीन जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है वो वाला एटम जोड़ दिया। ठीक है, और अगर हम सिंपल CH3 की बात करें
तो इसके अंदर क्या होगा, अगर इसके पास तो कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करने, चाहे प्लस आई हो या माइनस आई हो, कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, और इसके साथ में हमने क्या किया, एक माइनस आई ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट जो शो करता है वो वाला हमने एटम अटैच कर दिया। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी, जबकि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रहा है तो इसकी तुलना में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, और कम हो जाएगी। और कम होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, CH3। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे इसकी स्टेबिलिटी की। अब बात आती है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। और अगर हम बात करें, अगर हमने गैसियस फेज के अंदर अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें भी क्या होगा, हमारा फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। ठीक है, और अगर हम फोर्थ बात करें, अगर हमने टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई लिया है, टेम्परेचर क्या लिया है, हाई, तो उसमें भी क्या होगा, हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और अगर हम फिफ्थ बात करें, तो अगर हमने कोई कैटलिस्ट लिया है तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी क्या होता है, हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये तो बात हुई कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हम कहाँ से हो। अब हम बात करेंगे इसका लास्ट है आज का हमारा टॉपिक, रिएक्शंस, कि कार्बन फ्री रेडिकल्स किन किन रिएक्शंस में हमें मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम एल्केन का क्लोरीनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, हमारा फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, अगर हमने CH4 मेथेन लिया है, अगर हम इसका क्लोरीनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और हमारे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे कि हमने वुड्स रिएक्शन, ये क्या है, नेम रिएक्शंस के अंदर हम इसे पढ़ेंगे, या फिर हम जब एल्केन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी ये हमारी रिएक्शंस वापस आएगी। ठीक है, जब हम किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होता है, हमारा एल्कीन बनता है। ठीक है, क्या होगा, हमारा एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये वुड्स रिएक्शन के अंदर भी जब एल्किल हैलाइड से सोडियम रिएक्ट करता है तो इसमें भी क्या होगा, इंटरमीडिएट जो स्टेट बनेगी वो क्या होगी, हमारी कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शंस भी, इसके अंदर भी हमें कार्बन फ्री रेडिकल देखने को मिलता है। हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं हम एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन, या सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्कोनिकोव रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, मार्कोनिकोव एक रूल है जो क्या बोलता है कि जब हम किसी असममित या अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर जब हम किसी हैलाइड्स का अटैक करवाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर, जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जुड़ता है जहां जो कि क्या हो, लेस सब्स्टिट्यूएंट हो। ये तो होता है मार्कोनिकोव रूल। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहलाता है, जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन अगर हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर करवाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, मोस्ट कंडीशन होनी चाहिए पेरोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर, वो क्या करेगा, उसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे जो क्या हो, हाईली सब्स्टिट्यूएंट्स हो, जिसपे क्या हो, हाईली सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हो। ये क्या कहलाता है, हमारा एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है और रिएक्शन कंप्लीट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम रिएक्शन लें, ये अगर हम इस प्रोपीन की रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr से करवाते हैं, अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, हमारा फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल बनने की वजह से इसके अंदर जो इसका नेगेटिव पार्ट है HBr के अंदर, Br जो नेगेटिव है उसको कहाँ लगना चाहिए, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग तो उसे इस कार्बन पे, सेकेंडरी कार्बन पे लगना चाहिए। लेकिन क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। रेडिकल का फॉर्मेशन होने की वजह से जो हमारा सबसे पहले अटैक करने वाला ग्रुप कौन सा है, Br, वो कहाँ अटैक करेगा, हमारा
इसके ऊपर, इस पर अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br। तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और ये मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अपोजिट होने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या रिएक्शंस। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे 3 रिएक्शंस की। अब हम 4th देखते हैं। कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, जब हम कोई एसीटेट का सोडियम लवण लेते हैं और अगर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो हमें क्या मिलती है, एल्कीन मिलती है और CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। लेकिन इसके अंदर जो हमारा इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्काइल फ्री रेडिकल। तो इस रिएक्शंस के अंदर भी हमें फ्री रेडिकल देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जैसे कि हमारा है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जैसे पॉलीमर्स जब हमारे बनते हैं, पॉलीमर बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो उसके अंदर जैसे एग्जांपल लिया हमने विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड से जब हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं तो उसके बीच में जो हमारे इंटरमीडिएट स्टेट बनती है या जो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है वो किस टाइप से होती है, हमारे फ्री रेडिकल के द्वारा। उसके अंदर भी क्या होता है, हमारा कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। तो पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होगा, हमारे जब हम रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। फिर प्रोपगेशन स्टेप आती है। प्रोपगेशन स्टेट के अंदर क्या होता है, वो जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है और उससे क्या करता है, वहां पे भी फ्री रेडिकल को जनरेट करता है, वहां पे भी फॉर्मेशन करेगा। और उसके बाद हमारा जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है वो आपस में अटैच होकर क्या करते हैं, टर्मिनेशन स्टेप को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारी होती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये हम पॉलीमर्स में पढ़ेंगे। और तो ये रिएक्शंस हुई कंप्लीट कार्बन फ्री रेडिकल की, जिसके अंदर आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में हमने उसका नेचर पढ़ा जो कि क्या होता है, पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर पढ़ी, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। स्टेबिलिटी देखी, रेजोनेंस और प्लस आई इफेक्ट डालने वाले ग्रुप क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हमने देखा था जैसे कि हमारे यहाँ जब हम कैटलिस्ट लेते हैं, कैटलिस्ट है, हीट है, हीट क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और हमने क्या देखा, परोक्साइड्स है, परोक्साइड्स की प्रेजेंस में भी क्या होता है, हमारा फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। और अगर हम सनलाइट लेते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज लेते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, हमारे फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं। और जैसे कि गैसेस फेज में अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पे भी हमारा फ्री रेडिकल बनता है। तो ये हमने पढ़ा था आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर, कैटलिस्ट, हीट्स कैसे बढ़ाता है, परोक्साइड्स और सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज और गैसेस फेज के अंदर हमारे फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। अब हमने रिएक्शंस देखी थी। रिएक्शंस के अंदर हमने बात की थी जब हम एल्केन्स का क्लोरीनेशन कराते हैं, तो एल्केन्स का जब हम क्लोरीनेशन करवाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा फ्री रेडिकल्स बनेगा, है ना। और अब हमने वुड्स रिएक्शन देखी थी। वुड्स रिएक्शन में भी क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर भी हमने क्या देखा था, उसके अंदर भी हमारे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। और हमने कॉल्बिस संश्लेषण देखा था। कॉल्बिस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर भी क्या था, फ्री रेडिकल बन रहा था। और लास्ट हमने देखा था पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमने हेट्रोलाइटिक क्लीवेज देखा था, बॉन्ड क्लीवेज देखा था, उसके अंदर जो हमारे कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन बन रहे थे उनके बारे में हमने डिस्कस करेंगे। आज हमने होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा जब हमारा फ्री रेडिकल जो बन रहा था उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। कंप्लीट हुआ हमारा कार्बन फ्री रेडिकल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी मेरे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।